हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 29 एवं 30। शरद पर जैसे ही ईशानी की नज़र पड़ती है वो जल्दी से बाहर आकर बैठ जाती है और ख़ुद को बिजी दिखाने के लिए अपने बैग में से एक बुक निकाल लेती है और उसके पन्ने पलटने लग जाती है। बुक में नज़र गराए हुए वो शरद का ही इंतज़ार कर रही थी और जैसा उसने सोचा था, प्यार में पागल शरद उसके पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। हाय, शरद उसके सामने आकर हाथ हिलाता हुआ बोलता है। ईशानी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। ब्लैक सूट बूट में खड़ा शरद, आँखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए। एकदम से शरद को देखकर ईशानी का दिल धड़क उठता है, लेकिन उसे अभी अपने नाटक को जारी रखना था। तुरंत ही अपने चेहरे का भाव बदल लेती है और शरद को देखकर बुरी तरह से चौंकने का ईशानी नाटक करती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? तुम जैसे अमीर जादव का प्यार मुझे अच्छी तरह से पता है। जब तक तुम्हारे बिस्तर तक नहीं पहुँचो तब तक प्यार तुम्हारे अंदर रहेगा, और जैसे ही तुम्हारे बिस्तर पर बिछ जाऊँ सारा प्यार एक पल में फुल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे जानती कितना हो जो मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तुम मुझे बता रही हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है? कभी कोई बदतमीजी किया है? ईशानी की बातें शरद को दिल में चुभ जाती है और उसका भी गुस्सा आ जाता है। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती करो। ठीक है, फिर तुम ही बता दो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्योंकि ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ और ना ही तुम्हारे स्टेटस की हूँ और ना ही तुम्हारे जैसे पैसे वाली हूँ। प्यार सुंदर और स्टेटस देखकर नहीं होता है। तुम मुझे पसंद हो, मेरी नज़रों से देखो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं नज़र आता है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ। मेरी भी बहन है। मैं किसी और के बहन के बारे में कैसे ऐसे सोच सकता हूँ? हम अंदर चल के बात करें? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मेरा प्लीज़ पीछा छोड़ दो। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन जितना भी मैं अपने दोस्तों से लड़कों के बारे में सुना है तो मुझे इतना ही समझ आया है कि अमीरजादे किस टाइप के होते हैं। क्यों, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का नहीं है? नहीं, मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं है। अपनी पढ़ाई ही बहुत मुश्किल से कंटिन्यू कर पाई हूँ। अब जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो मेरी फैमिली को बता देंगे। बताने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ जाइए ना यहाँ से, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। यार हाथ मत जोड़ो। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। जब तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। शरद अपनी बात कहकर पलटकर चला जाता है। ईशानी के चेहरे पर जानदार मुस्कान आ जाती है। जैसा वो चाह रही थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। शरद के सामने खुद को बेचारी और अबला लड़की प्रिटेंड करना चाहती थी और वो शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। शरद के जाते ही आरोही उसके पास आती है। क्या है ये? तेरा कौन सा नाटक चल रहा है? और ये शरद सक्सेना तुझसे क्या बात कर रहा था? कुछ भी नहीं, चल अंदर चल, अंदर चल के शॉपिंग करते हैं। शरद के नज़रों से ओझल होते हुए ईशानी आरोही का हाथ पकड़कर वापस मॉल के अंदर चली जाती है। चल जल्दी चल, मैंने तुम्हारी पसंद के बहुत सारे ड्रेसेस सेलेक्ट कर रखे हैं। आरोही ईशानी का हाथ पकड़कर एचएम के शोरूम की तरफ घुसने वाली होती है, लेकिन ईशानी के कदम रुक जाते हैं। हम एचएम के स्टोर में नहीं, मीना बाज़ार में जा रहे हैं। मीना बाज़ार? वहाँ पर क्या करने जाएंगे? वहाँ पे तो एंथेटिक ड्रेसेस मिलती है ना। मुझे सूट ही तो ख़रीदना है। ये क्या कह रही है तू? तू और सूट? आज तक कभी शरीर लगाया भी है? नहीं लगाया तो क्या हो गया, अब लगाऊंगी।
चल अच्छी अच्छी पसंद करवा देना, जिसमें मैं और भी अच्छी लगूं और ब्यूटीफुल लगूं। चल, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ईशानी आरोही के साथ सूट खरीदने चली जाती है। इधर शरद वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, तभी सामने से आ रहे किसी इंसान से उसकी टक्कर हो जाती है। आई एम सॉरी बोलते हुए सामने देखते हैं तो अरविंद जी खड़े थे। बड़े पापा आप यहाँ इस वक्त? हाँ मैं। क्यों, मैं शॉपिंग करने नहीं आ सकता हूँ? शरद के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर अरविंद जी उससे सवाल करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ आने वाले थे, बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अभी तुम्हारी बड़ी माँ का कॉल आया है, तब मुझे पता चला है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। क्या हुआ जी? आराधना जी अपना पर्स लिए हुए वहाँ पर पहुँचती है। अरे शरद, तुम भी यहीं पर हो? पहले बताते, खामखा तुम्हारे बड़े पापा को परेशान कर दिया। मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती। सॉरी बड़ी माँ, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। अच्छा, तुम्हारी क्लाइंट लड़की थी क्या, जो बाहर धूप में बैठी हुई थी? अरविंद जी की बातें सुनकर शरद की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नहीं नहीं तो बड़े पापा, मैं तो अंदर से बाहर आ रहा हूँ। अच्छा, लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है ना बेटा? अरविंद जी उसके चेहरे को देखते हुए बोलते हैं। शरद अपनी नज़रें चुरा देता है। क्या है, आप क्यों हर वक्त इसकी जासूसी करते रहते हैं? जवान है, लड़कियों से मिलने नहीं आएगा तो क्या आपसे मिलने आएगा? नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं है? नहीं है तो कर, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? नीरज तो लगता है ब्याह दान नहीं करेगा, तू ही सक्सेना खानदान की पीढ़ी बढ़ा सकता है। तेरी बड़ी माँ कोई पुरानी सोच की बूढ़ी औरत नहीं है। अगर कोई लड़की पसंद हो तो सबसे पहले मुझे बताना, कोई साथ न दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। जी बड़ी माँ, अब आप चलिए। चलो। लड़की के चक्कर में क्लाइंट को तो नहीं भगा दिया ना? नहीं बड़े पापा, मैंने अच्छे से मीटिंग किया है पहले। ठीक है, जाओ घर चले जाना। सुबह से बहुत काम कर लिया तुमने, अब आराम कर लेना। अभी नए हो ना, पूरा दिन काम करने में थक जाओगे। आगे का काम मैं संभाल लूँगा। जी बड़े पापा। शरद अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। आराधना जी अरविंद जी के साथ आगे बढ़ जाती है। आराधना जी अरविंद जी बात करते हुए मॉल के अंदर जा रहे थे। सामने से ईशानी अपनी शॉपर्स बैग उठाए हुए इधर आ रही थी और खरीदे हुए कपड़े भी देख रही थी। दोनों का ध्यान अपने काम और अपने बातों पर था, इसलिए आराधना जी की टक्कर ईशानी के साथ बहुत ज़ोर से हो जाती है और ईशानी के हाथों से सारे शॉपर्स नीचे गिर पड़ते हैं। सारे कपड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। ये देखकर ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सॉरी बेटा, वो गलती से धक्का लग गया, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं अभी उठा देती हूँ। आराधना जी नीचे बैठकर उसके कपड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन ईशानी उनके हाथों से कपड़े को खींच लेती है। आपको क्या दिन में भी दिखाई नहीं देता है, जो लोगों को धक्के मारते हुए यहाँ चलती हैं? आपको पता है ये कपड़े कितने एक्सपेंसिव है, जो आपके अंधेपन के वजह से ख़राब हो गए हैं। क्या करें ईशानी, चुप हो जा। आरोही उसे रोकने की कोशिश करती है। क्यों, मैं क्यों चुप हो जाऊं? देखा नहीं कैसे इन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है ताकि मेरे कपड़े गिरकर ख़राब हो जाए। इस बार अरविंद जी मोबाइल पर से नज़र हटाकर उस बदजुबान लड़की की तरफ देखते हैं। लगता है तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तभी तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। बताओ कितने के कपड़े थे तुम्हारे? क्यों, आप पैसे देंगे? ईशानी हाथ बांध कर घूरते हुए बोलती है। आरोही अभी भी उसके हाथों को दबाते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। हम दे दूँगा, बताओ कितने के कपड़े हैं, लेकिन आइंदा अपने से भरोसे इज्जत से बात करना। अरविंद जी जेब में से 2000 की गड्डी निकाल कर ईशानी को देते हुए बोलते हैं।
ईशानी फटी फटी आंखों से उस पैसे को देख रही थी। महंगे कपड़े पहनने से संस्कार ऊंचे नहीं हो जाते हैं बेटा। माना कि गलती मेरी पत्नी से हुई थी, लेकिन माफ़ी भी तो मांग रही थी। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को तो बदतमीजी करने की आदत हो गई है। चलो आराधना। क्या कर रहे थे आप? बच्ची थी, गलती मेरी थी, मैं टकरा गई थी, मैंने देखा नहीं था। तुम्हें हमेशा खुद की ही गलती दिखाई देती है, वो भी तो देख कर नहीं चल रही थी, इसलिए गलती तुम दोनों ने की थी। छोड़िए ना, बात ख़त्म कीजिए ना। अरविंद जी और आराधना जी के जाने के बाद ईशानी खुशी से पैसों की गड्डी को देख रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे रोक क्यों रही थी? पैसों की गड्डी को अपने पर्स में हवाले करते हुए ईशानी आरोही से पूछती है, क्योंकि तूने जो भी कांड किया है ना, उसके बाद सरस सक्सेना क्या, उस सरस सक्सेना की परछाई का भी सपना देखना छोड़ दे। क्या मतलब तुम्हारा? ये अरविंद सक्सेना है, सक्सेना ग्रुप ऑफ एम्पायर वाले के एमडी, और वो उनकी पत्नी थी आराधना सक्सेना, जिसे तूने अंधा कहकर इंसल्ट किया है और अरविंद सक्सेना को एटीट्यूड दिखाया है। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोका क्यों नहीं? मैंने तुझे नहीं रोका था, मैं बार बार तुझे रोक रही थी, लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ है। अच्छा अच्छा, तू ये पकड़, मैं भी आती हूँ। ईशानी अपने पर्स में से पैसों की गड्डी निकाल कर 100 पर्स आरोही के हाथों में पकड़ा कर तेज़ी से पीछे चली जाती है। आराधना जी तनिष्क के शोरूम का दरवाज़ा खोल रही थी, तभी वहाँ पर ईशानी पहुँच जाती है। I'm सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड I'm सॉरी अंकल, मुझे आप दोनों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। वो क्या है ना, कॉलेज में मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था, तो मेरा मूड उखड़ गया था, इस वजह से मैंने आपको फालतू में इतना सब सुना दिया, बल्कि मैं ही देख कर नहीं चल रही थी। ये लीजिए अंकल, आपके पैसे। कपड़े नीचे ही तो गिरा है, ख़राब थोड़ी हुए हैं, मैं यूज कर लूँगी। थैंक यू मेरी गलती पर मुझे डांटने के लिए। ईशानी दुनिया भर का मासूमियत अपना चेहरा पर लिए हुए कान पकड़कर बोलती है। आराधना जी और अरविंद जी दोनों हैरानी से ईशानी को चेहरा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले जो लड़की उसके सामने थी, क्या वो यही लड़की है? एक पल में इंसान कैसे बदल जाता है। लगता है आंटी आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो भूल भी चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। ठीक है, ये लीजिए आप अपने पैसे। ईशानी पैसा आराधना जी के हाथों में पकड़ा देती है। वंस अगेन आई एम सॉरी, मेरा आपको इंसल्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपका इंसल्ट कर दिया, बल्कि गलती तो मेरी ही थी, मैं ही देख कर नहीं चल रही थी, खामखा आपको सुना दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आई नो आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप बहुत स्वीट हैं। ईशानी फिर से दोबारा माफ़ी मांगते हुए बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है ना, तुम्हें तो हर कोई प्यारा ही लगता है। अब चलो अंदर, 2 घंटे बाद मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। एक दिन भी समय आप मुझे नहीं दे सकते हैं ना? क्या करूँ आराधना, काम ही इतना है। सोचा था नीरज बड़ा हो जाएगा तो कुछ जिम्मेदारियाँ दे दूँगा, लेकिन मेरा सोचा हुआ कहाँ हो पाता है। वो खुद बिजनेस फैलाकर बैठ गया है, अब बस मुझे बर्बाद करने का सोच रहा है। छोड़िए ना, आप भी क्या सोचने लग जाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। आराधना जी अरविंद जी का हाथ पकड़ते हुए अंदर चली जाती है। ये क्या, तुम माफ़ी मांग लेती, तुम पैसे क्यों वापस देकर आई? ईशानी को खाली हाथ लौटते हुए देखकर आरोही उससे सवाल करती है, ताकि ऐसे नोट की गड्डी से हमेशा मेरा पर्स भरा रहे, तो ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। ईशानी अदा से अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती है, चल बाहर गोलगप्पे खाते हैं हम। चलो, पता नहीं आजकल दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत दिन हो गए पता है, लेकिन क्या करूँ, काम ही इतना रहता है, समय नहीं मिल पाता है। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।